So the topic that we'll study today, that is effect of temperature and pH on enzyme activity. ठीक है, जो बेसिकली आपको पता ही है कि जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे फंक्शनल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक एंजाइम का ना अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होती है कि किस पीएच के ऊपर और किस टेम्परेचर के ऊपर वो एक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, सो फर्स्ट इफ स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जो ये टॉपिक है इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो बेसिक सा थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो जैसे अगर हमें पता है कि जैसे इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एम के। डेल्टा जी क्या होता है आपका चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोट होता है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, टी होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है चाहे केमिस्ट्री में भी आ जाता है ये वाला, इस पे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी आ सकता है आपका, जैसे आईआईटी जैम में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आ सकता है। तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है आपका जीरो, डेल्टा जी इज जीरो। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो गया माइनस आर टी एल एम के। ठीक है, so it comes out to be minus 2.303 RT log of 10K, है ना। ln को जब log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। इसके अलावा जैसे एक और हम इक्वेशन लिखते हैं K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी। तो के बेसिकली क्या होता है काइनेटिक रेट कांस्टेंट, ए होता है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट, के क्या होता है आपका काइनेटिक रेट कांस्टेंट, ए इज बेसिकली योर आर्हेनियस कांस्टेंट, एंड योर डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड जो फ्री एनर्जी चेंज है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का मतलब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी आपको जैसे हम न्यूमेरिकल एक आधा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेनली न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, क्योंकि पहले तो चलो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या है, उसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब टेम्परेचर और अगर हम बेसिकली ग्राफ बनाए एक्टिविटी के बीच में, ठीक है, जैसे मान लो अगर आपका एक तरफ हमने रख दी एंजाइम एक्टिविटी और एक तरफ रख दिया टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ठीक है, तो बेसिकली कैसे सा ग्राफ आता है आपका ऐसा, दिस इज बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, कि हम अलग अलग टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कोई भी टेम्परेचर है 10 है 20 है 30 है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है मैक्सिमम। ठीक है, हर एक एंजाइम का एक एक टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। ठीक है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर at which enzyme activity is maximum, एंजाइम एक्टिविटीज मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है कुछ आपके लो टेम्परेचर पे रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे थर्मोफाइल्स, इसके अलावा मीडियम टेम्परेचर पे मीजोफाइल्स। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम क्या बोलते हैं आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है,
ऐसे अगर हम पीएच की बात करें, इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है। अब जैसे होता है ना हमारे अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, कुछ एसिडिक पे काम करते हैं, तो हर एक एंजाइम का अपना अपना टेम्परेचर या पीएच ऑप्टिमम होता है। सो इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, एक्टिविटी वर्सेस पीएच, तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ आएगा, बेल शेप्ड कर्व। ये एक पर्टिकुलर पीएच होगी जिसके ऊपर एक्टिविटी क्या आती है आपकी, मैक्सिमम, ठीक है। तो होता है ना जब, जैसे ये रिसर्च वर्क में भी हम करते हैं कि आपने कोई नया एंजाइम मान लो कहीं से आइसोलेट करा, ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में हम यही करते हैं कि हमें ये पता करना होता है कि कौन से टेम्परेचर, कौन सा पीएच, जैसे यहाँ तो टेम्परेचर पीएच की बात हो रही है, इसके अलावा कोई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, यू कैन टेक मैनी फैक्टर्स कि हर एक फैक्टर का आपको देखना है कि कौन से पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर, जैसे आप सॉल्ट कंसंट्रेशन अलग अलग ले सकते हो, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, इफ यू वांट एनी अदर फैक्टर, सो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो काफी जो हमने किसी, मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया से नया एंजाइम आइसोलेट करा, सो उस एंजाइम को हम फिर चेक भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना अगर आप कोई जैसे आजकल तो क्या होता है ना, जो एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब बेसिकली कंपनीज बनाती हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो जो भी जिस भी पर्टिकुलर वायल के अंदर या जो भी बॉटल के अंदर जो भी वो एंजाइम होता है, उसके पीछे लिखा होता है ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, इस पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइपेज हो गए, माइलेज हो गए, तो दुनिया भर के एंजाइम्स हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं बेसिकली रिलेशनशिप दिखाऊं इसके बीच में पीके और टेम्परेचर, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन आती है जिसे बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, होल्ट्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, डी पी के बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर टी स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एच आपका क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस करा, एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन आता है ना पेपर में, अभी हम करेंगे भी सही, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन है वो इसी इक्वेशन के बेसिस पे आता है, ठीक है। रेस्ट इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन ठीक से कर रहे हो तो आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। अगर जल्दबाजी में कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। अभी देखेंगे हम क्वेश्चंस, ये इक्वेशन आपको मेन पता होनी चाहिए, ठीक है। एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन मैनी ऑफ द एग्जाम्स इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा आपको लॉग का भी पता होना चाहिए कि, क्योंकि लॉग वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी तो चलो हमने क्या देखा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ 10 के, लॉग ऑफ 10 के, ठीक है। ये डेल्टा जी आ गया आपका, ठीक है। अब बेसिकली लॉग, जैसे क्या होता है ना, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि लॉग ऑफ 10 100 क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 क्या आपका ए, जैसे अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे नहीं कि हमें बहुत ज्यादा लॉग की नॉलेज होनी चाहिए, बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके बिना नहीं होगा। लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर मेरा ए क्या है 10, ठीक है। तो 10 की पावर
क्योंकि इसकी वैल्यू x, तो 10 की पावर x क्या होना चाहिए 100, ये मतलब है ना। ये a जो है वो है 10, उसकी पावर x, जो ये x है दैट हैज टू बी इक्वल टू b, ठीक है। अब हमें पता है 10 की पावर 2 क्या होता है 100, तो x कितना आ गया 2, ठीक है ना। ऐसे मान लो कहीं लिखा हो ln ऑफ 100 निकालो, ठीक है। ln ऑफ 100 निकालने के लिए पहले 2.303 log ऑफ 10 और log ऑफ 10 कितना होता है 2, जो भी हमने कैलकुलेट करा। सो 2.303 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 4.606, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है log ऑफ a बाई बी, a बाई बी का फॉर्मूला होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। log ऑफ a इंटू बी क्या होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। ऐसे एक जैसे हम लिखते हैं कि log a की पावर b, इसको आप क्या लिख सकते हो b log ऑफ a, ठीक है, b log ऑफ a। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो जनरली हमें पता होने चाहिए, ठीक है, कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हमें लॉग की नॉलेज हो, बट एटलीस्ट बेसिक से फॉर्मूले जो होते हैं वो आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो आपको आने चाहिए। जैसे log a b इज इक्वल टू x, तो मतलब a की पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। ऐसे जैसे हमने लिखा कि log a बाई b इज log a माइनस b, log a इंटू b इज log a प्लस log b, ठीक है। log a की पावर b का क्या मतलब होता है b log ऑफ a, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बेसिकली पता होने चाहिए, ठीक है। क्या बताएं कि सो डिस्कस अबाउट की लॉग जो फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ वैल्यूज आप याद भी रख सकते हो, जैसे log ऑफ जो 1 होता है वो तो चलो 0 होता है, ऐसे अगर हम बात करें log ऑफ 2 की, उसकी वैल्यू होती है 0.301, 0.301। ऐसे ही log ऑफ 3 it comes out to be 0.477, log ऑफ 4 होता है 0.602 और log ऑफ 5 होता है 0.698। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि बिना इसके आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो बेसिकली इसी कंसेप्ट के बेस पे है। द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग ऑफ ए लिगेंड विद प्रोटीन इज डिटरमाइंड यूजिंग ए कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट्स। जो डेल्टा जी नोट है उसकी वैल्यू कितनी आई है 1.36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और हमें क्या बताना है आपका बाइंडिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी होती है आपको कि जो हमने फॉर्मूला लिखा था, जैसे आर की जो वैल्यू है, अगर तो डेल्टा जी कैलोरीज में है तो आपको आर की वैल्यू भी कैलोरीज में लेनी है, अगर जूल्स में है तो जूल में लेनी है। जैसे आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, दिस इज इन जूल्स। और कैलोरीज में कितनी होती है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये याद रखना है, ये ध्यान रखना होता है कि आपको जैसी वैल्यू डेल्टा जी की दे रखी है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो करो आप ये क्वेश्चन करो, फिर इसको हम देखते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ 10K, ठीक है। ये फॉर्मूला जो बेसिकली हमें पता है। अब डेल्टा जी नॉट कितना देखा 1.36 किलो कैलोरी,
So that is 1.36 into 10⁻³ कैलोरीज। ठीक है, पहले किलो को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, माइनस 2.3। अब डेल्टा जी नोट अगर आपका किसमें है, कैलोरीज में है, तो आरबी कैलोरीज में लेना है 2। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कितना देखा 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये टेम्परेचर होता है ना इक्वेशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है हमारा, दैट इज 298, क्योंकि 25 में आप 273 ऐड करोगे। चलो इसको आप चाहे अप्रोक्सीमेटली 300 ले लो, log of 10K। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1360 आ गया, दैट इज माइनस 2.3 इंटू 2 इंटू 300। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 300 इंटू 2 600 हो गया, 600 को आपने 2.3 से करना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1380, 1380। ठीक है, सो 1360 इज इक्वल टू माइनस 1380 इंटू लॉग ऑफ 10K, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली आ रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको सिंपल करनी है। अब ये ऑलमोस्ट इक्वली, आप इसको इक्वली मान लो, तो लॉग ऑफ 10K किसके इक्वल आ गया, -1। कितना आ गया, -1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, के। फॉर्मूला क्या बताता है, ए की पावर, ए क्या है यहाँ पर 10, ए आपका 10 है, की पावर एक्स कितना है, -1। ठीक है, सो 10 की पावर -1 हैज टू बी के, तो के कितना आ गया मेरा, 0.10, 0.10। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि डेल्टा जी नॉट फॉर बेस पेयरिंग of oligonucleotide at 300 Kelvin is -18 kilojule per mole. What would be the approximate value of equilibrium constant K? अब आराम से करो इसको, निकालो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डेल्टा जी नॉट at 300 Kelvin is -18 kilojoule per mole। ठीक है, what is the approximate value of equilibrium constant K? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका डेल्टा जी नॉट, वही फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.3 RT log of 10K। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट कितना दे रखा आपको, -18 किलो जूल पर मोल, दैट इज -18 इंटू 1000 इज इक्वल टू -2.3। आर कितना है आपका, 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन इंटू लॉग ऑफ 10K। तो जब आप इस फिगर को मल्टीप्लाई करोगे, 300 इंटू 2.3 इंटू 8.314। ठीक है, तो ये कुछ आता है आपका, इट विल बी समथिंग अराउंड लाइक 6000। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट अभी आप लेके चल सकते हो, जैसे आप 2.3 इंटू 8.3 को पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8.3 को, ये कुछ आ गया आपका 19.09। ठीक है, चाहे आप इसका अप्रोक्सीमेट 20 ले लो, तो 20 इंटू 300 कितना हो गया, 6000। ठीक है, सो -18,000 इज इक्वल टू -6000 लॉग ऑफ 10K। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आपको लेना पड़ता है, तो 18,000 बाय 6000 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10K। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ए क्या है 10, 10 की पावर 3 किसके इक्वल होगा, के, तो के कितना आ गया हमारा, 1000। सो द राइट आंसर इज 1000।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 आर टी लॉग ऑफ 10K। जो डेल्टा जी नॉट है वो आपको -1000 कैलोरी पर मोल जो है वो गिवन है, और ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, सो यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा जी, आपको डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, करो ये क्वेश्चन। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पर मोल फॉर द रिएक्शन ए टू बी एट 30 डिग्री सेल्सियस in an open system is 1000 calorie per mole. What is the approximate free energy change when the concentration of A and B are 100 micromolar and 100 millimolar respectively? ठीक है, so सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब A to B, अब इस केस में जो K होता है, जो इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितने हैं, 100 मिलीमोलर, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ और ये नीचे कितना है, 100 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि दोनों को मोलर में कन्वर्ट कर दिया तो K कितना आ गया आपका 1000। ठीक है, तो डेल्टा जी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी नॉट कितना है, -1000 प्लस 2.3, अब कैलोरीज में तो R2 है, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो इसका मतलब कितना हो गया 303 केल्विन, एंड लॉग ऑफ 10 K कितना है 1000। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये कितना आएगा आपका 3 लॉग ऑफ 10 1000 कितना आ जाएगा, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ 10 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाता है, और लॉग ऑफ 10 क्या होता है आपका 1। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, सो -1000 प्लस 2.3 इंटू 2। ठीक है, इसको चाहे अप्रोक्सीमेटली 300 ही ले लो, इंटू 3, सो 300 इंटू 2 600 इंटू 3 1800, और 1800 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2.3 से, तो 0 0 4140। ठीक है, सो 1000 माइनस 1000 प्लस 4140, तो ये कितना आ गया अराउंड अप्रोक्सीमेट 3140। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस में हम देखें तो एक वैल्यू तो 316 है, तो चलो ये तो वैल्यू आपकी गलत होगी, तो ये गलत है, 31610 भी गलत है। ठीक है, अब माइनस और प्लस, हमारा आंसर प्लस में आया है 3140, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 3160। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3160। सो एंजाइम काइनेटिक्स में सबसे पहले हमने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम का नेचर प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, और एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं। फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमने पढ़ी कि V इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाय Km प्लस एस। ठीक है, और Km हमने देखा था कि Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहाँ पर वेलोसिटी V मैक्स बाय 2 होती है। ठीक है, जितना Km आपका कम होगा उतनी एफिनिटी ज्यादा होगी, जितना Km ज्यादा होगा उतनी एफिनिटी कम होगी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, जो जैसे जब भी कोई एक्शन होती है ना, जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, क्या बनता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उससे क्या बनता है आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, सो बेसिकली माइकलिस मेंटन इक्वेशन में जैसे एक एजम्पशन होती है, ठीक है, कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है। जब हम ये लिखते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, तो ये जो स्टेप होता है कि ES से E प्लस P जो बन रहा है, ये आपका क्या होता है रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, मतलब ये ना एक तरह से माइकलिस मेंटन की इक्वेशन की एजम्पशन है कि रेट लिमिटिंग स्टेप इज द बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने देखा था आपका हाइपरबोलिक कर्व आता है। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे इसके ऊपर।
फिर एंजाइम एक्टिविटी की बात करी थी कि एक्टिविटी क्या होता है, कैटल क्या होता है। एक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम which catalyze the transformation of 1 micromole of substrate per minute under standard conditions. Or cattle, it is the amount which catalyze the conversion of 1 mole of substrate per second. So 1 cattle is equal to 6 into 10 to the power 7 unit. ठीक है, ये हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी भी देखी थी। टर्नओवर नंबर पे क्वेश्चन आता है आपका, उस पर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। लाइन वीवर वुड प्लॉट हमने पढ़ा था, जो 1/v वर्सेस 1/s होता है। एडी हॉक्स्टी प्लॉट v वर्सेस v/s होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन करे थे कि अगर के कैट, जैसे वैसे के कैट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, के एम कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि के कैट किसी और का ज़्यादा है, के एम किसी और का कम है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, के कैट बाई के एम। ठीक है, फिर के एम मैंने बताया था वो डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हमने क्वेश्चन किया था। इनहिबिशन देखे थे कॉम्पिटिटिव के अंदर, आपका वी मैक्स सेम रहता है, के एम आपका इंक्रीज करता है, अनकॉम्पिटिटिव में दोनों डिक्रीज करते हैं, मिक्स्ड वाले में आपका मतलब दोनों अफेक्ट होते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस हमने लिया था जिसमें अल्फा और अल्फा प्राइम इक्वल होते हैं, तो के एम सेम रहता है, वी मैक्स आपका डिक्रीज करता है। फिर ये फॉर्मूला भी देखा था हमने अल्फा को निकालने के लिए, 1 + i बाय के आई। फिर 3 हमने कि स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, फोल्ड प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, और परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, और आज जो हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। में तो देखो ये इक्वेशन है, अगर तो डेल्टा जी अगर नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी 0 होता है, तो डेल्टा जी नोट इज माइनस आर टी एल एन के जो बेल शेप्ड कर्व आता है, चाहे आप टेम्परेचर का इफेक्ट है चाहे पीएच का इफेक्ट है। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा आपको लोग के फॉर्मूलेज बताए एंड वी डिस्कस्ड 2 और 3 न्यूमेरिकल्स हाउ टू अप्लाई। ठीक है, वही है कि आपने देखना है, जो किलो जूल्स है तो जूल्स में कन्वर्ट करो, किलो कैलोरीज है तो कैलोरीज में कन्वर्ट करो, टेम्परेचर अगर आपका डिग्री सेल्सियस में तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करो। तो ये सब चीजें हैं जो हमें बेसिकली इसमें करनी है। ठीक है, सो क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। जैसे जब हम ना एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें ना 4 नंबर देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 1 1 1, तो पहला जो नंबर होता है वो होती है क्लास, दूसरा नंबर होती है सब क्लास, तीसरा नंबर होता है सब सब क्लास, और चौथा नंबर एक स्पेसिफिक एंजाइम को दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे एंजाइम को हमने 6 क्लासेस में 6 कैटेगरीज में आप कह सकते हो, और ये कैटेगरीज ना इसी ऑर्डर में हम याद रखते हैं। ये चाहे आपने, क्योंकि 11 12 में भी आता है ये तो बेसिक सा। तो जो पहली क्लास होती है या कैटेगरी होती है उसका नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या कराता है आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या कराता है आपका, ग्रुप ट्रांसफर। ट्रांसफेरेजेस क्या कराते हैं आपका, ग्रुप ट्रांसफर। फिर एक होते हैं हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जैसे कहते हैं ना किसी बॉन्ड को भी बेसिकली ब्रेक करना, हाइड्रोलेस। ये क्या कराते हैं आपकी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मतलब किसी भी एंजाइम के अंदर अगर जैसे उसके जैसे 4 नंबर है, पहला नंबर अगर 1 है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, पहला नंबर अगर 2 है तो मतलब वो ट्रांसफेरेज है, पहला नंबर अगर 3 है तो मतलब वो हाइड्रोलेज है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं लाइजेस। लाइजेस क्या करते हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड। एडिशन और removal of groups to form double bonds, to form double bonds। फिर होता है आइसोमेरेज।
जैसे होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना, तो आइसोमेरेज क्या कराते हैं, आइसोमेराइजेशन, एक पर्टिकुलर आइसोमर से दूसरा बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज आइसोमेरेज बनवाता है, ठीक है। और एक होते हैं लाइगेज। लाइगेज का क्या काम होता है आपका, ज्वाइनिंग। जैसे हम पढ़ते हैं ना डीएनए लाइगेज आपने पढ़ा है, तो लाइगेज का काम क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। The important thing to remember is that you need to remember these in this order, ठीक है। जैसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज OTHLIL, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज, ठीक है। तो ये 6 किसी भी एंजाइम में, क्योंकि 4 नंबर होते हैं एंजाइम नोमेनक्लेचर में, अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, फर्स्ट नंबर 2 है तो ट्रांसफेरेज है, फर्स्ट नंबर अगर आपका 3 है तो हाइड्रोलेज है, फर्स्ट नंबर 4 है तो लाइएज है, फर्स्ट नंबर 5 है तो आइसोमेरेज है, फर्स्ट नंबर अगर आपका 6 है तो वो आपका क्या है, लाइगेज है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, नोमेनक्लेचर। तो हमने ऐसे एंजाइम्स को क्या करते हैं, हम उनको नेम देते हैं कि ये बेसिकली इस कैटेगरी में आता है।